Hello everyone, please welcome back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the two-way slab. This is lecture 4 part 3A. So before beginning, this is all about me, myself Piyush Sharma, and I'm here to guide you for the competitive exam. So without any delay, let's begin our lecture. अभी तक हमने वन वे स्लैब के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में सारे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स देखे। आज हम टू वे स्लैब की बात करेंगे। तो टू वे स्लैब क्या है, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में देखा था। जब कोई स्लैब चारों साइड से सपोर्टेड हो और रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन लेस देन और इक्वल टू 2 हो तो उसे क्या कहते हैं, टू वे स्लैब कहते हैं। यहाँ पे Ly और Lx क्या है, इफेक्टिव स्पैन। इस बात को अच्छे से याद रखा जाए। ओके सर, ठीक है। अब जब टू वे स्लैब की बात होती है तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है लिफ्टिंग अप का। वो क्या चीज़ है उसको देखो। लिफ्टिंग एक्शन ऑफ टू वे स्लैब क्या है? व्हेन अ सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब इज लोडेड द कॉर्नर में लिफ्ट अप फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। मतलब ऐसा है जैसे कि आप राइट साइड में जो एक डायग्राम देख रहे हो, इसके अंदर एक स्लैब है जो चारों साइड चारों कोनों से सपोर्टेड थी। अगर ये सेंटर में डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगी अंडर इट्स ओन वेट या गिवन लोड, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर ये नीचे की साइड जाएगा तो जिसके कॉर्नर्स हैं ये ऊपर उठने की ओर कोशिश करते हैं। अगर आपको इसको प्रैक्टिकली देखना है तो आप एक अपना पेज फाड़ लीजिए और उस पेज को सिंपली किसी 4 पॉइंट्स पर रख दीजिए। तो बीच में से अपने वेट की वजह से झुकेगा और कॉर्नर पे जो कॉर्नर्स पॉइंट हैं स्लैब के, यानी कि उस पेज के, वो ऊपर की ओर उठ जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये कॉर्नर्स जो हैं वो लिफ्ट अप करेंगे। तो इसे कहते हैं कॉर्नर टेंड्स टू लिफ्ट अप। अब क्या होगा, अब ये तो है भाई कॉन्क्रीट। अगर कॉर्नर ऊपर उठेगा, जैसे मैं इसका 2D डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ इसी चीज़ का, तो वो कुछ ऐसे बन रहा है। ये स्लैब, ये हो गया डिफ्लेक्टेड। अब ऐसा होने पे, क्योंकि ये यहाँ से नीचे किसी सपोर्ट पर अटैच हो सकता है, तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगा तो वो डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। और ऐसा डिफ्लेक्शन आपको पता है अच्छा नहीं है कंक्रीट के लिए, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या आ गया, टेंशन। और टेंशन आ गया तो क्या हो सकती है, क्रैकिंग। तो इस वजह से क्रैक में कम अप एट दी कॉर्नर्स। तो हमारा जो कॉर्नर है उसको फ्री तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो हम उसे इंगेज करेंगे ही भाई सपोर्ट के साथ। ऐसा किया तो कॉर्नर क्या हो गया, क्रैक हो जाएगा यार। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा और किस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। हैंस हम कह सकते हैं ऑन दिस बेसिस इट कैन बी सेड दैट स्लैब कैन फर्दर बी कैटेगराइज्ड, या हम कह सकते हैं हम कैसे उसको डिज़ाइन कर रहे हैं एज कॉर्नर लिफ्ट अप स्लैब और कॉर्नर हेल्ड डाउन एंड रीस्ट्रेन्ड स्लैब। कॉर्नर लिफ्ट अप का मतलब है कॉर्नर को फ्री छोड़ दिया है कि वो लिफ्ट हो जाए ऊपर की ओर और उनमें क्रैक ना आए, उन्हें लिफ्ट करने दिया जाए। अगर उन्हें लिफ्ट करने से रोका जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्नर्स हेल्ड डाउन या फिर रीस्ट्रेन्ड स्लैब। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक है, वो ये है, इन रीस्ट्रेन्ड स्लैब दिस रिटेनमेंट इज टर्म्ड एज टॉर्शनली रीस्ट्रेन्ड। यानी कि जो हम कॉर्नर्स को हेल्ड डाउन करेंगे, उन्हें रीस्ट्रेन करेंगे, तो उन्हें हम एक टेक्निकल टर्म में बोल सकते हैं टॉर्शनली रीस्ट्रेन्ड। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है सर, आपने बता दिया रीस्ट्रेन्ड या टॉर्शनली रीस्ट्रेन्ड या हेल्ड डाउन सब ठीक है, बट क्रैक तो आएगा ही। अगर हमने कॉर्नर्स को हेल्ड डाउन कर दिया है तो उसके अंदर तो सर क्रैक आएगा। तो पीयूष ये बता इसका सॉल्यूशन क्या है। तो क्रैकिंग से बचाने के लिए हम लोग उसमें प्रोवाइड करते हैं, यहाँ जो ग्रीन में आपको दिख रहा है उसे कहते हैं टॉर्शनल स्टील या फिर कॉर्नर स्टील। यानी कि कॉर्नर में एक एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड की जाती है एज अ मैश कि ये उठे नहीं और यानी कि हेल्ड डाउन रहे, रिस्ट्रेंड रहे, टॉर्शनली रिस्ट्रेंड रहे, और वो जो क्रैकिंग है वो डेवलप ना हो। उसको रोकने के लिए क्या देना है,
कॉर्नर स्टील या फिर टॉर्शनल स्टील। बहुत ऊंचा सर, ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि ये दिखेगी कैसे और कॉर्नर स्टील को कहाँ कहाँ दिया जाना चाहिए, कहाँ नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ग्रिड बनाई है। ये जो ग्रिड है ये बेसिकली बीम्स का क्रॉस सेक्शन है, मतलब आप टॉप व्यू देख रहे हैं और इसके अंदर बहुत सारी बीम्स आपस में ग्रिड के फॉर्म में बनी हुई, यानी कि ये जो है बीम है, ये भी बीम है, ये भी बीम है, बीम है, बीम है, बीम बीम बीम। तो हर एक बीम के बीच में यहाँ पे एक स्लैब पैनल है, ये एक स्लैब पैनल है, ये एक स्लैब पैनल है, मतलब पैनल ही पैनल है। यहाँ पे लगभग हमारे पास 6 पैनल्स हैं। तो कॉर्नर से उठे हुए पोर्शन के लिए क्या देना है, उनको हेल्ड डाउन करेंगे तो उनमें क्रैक ना डेवलप हो, तो क्या देना है, कॉर्नर स्टील। तो कॉर्नर स्टील कहाँ आई, यहाँ आई सर, इस कॉर्नर में आई, इस कॉर्नर में आई, इस कॉर्नर में आई। ये तो हो गया मेन ओवरऑल स्लैब का। अब आप कहेंगे सर मैं एक पैनल की तरह से देखना चाहता हूँ पीयूष, मैं कहूँगा ओके। तो इस पैनल को देखो, यहाँ पे ये पैनल भी अपने आप में एक स्लैब है और यहाँ पे कॉर्नर स्टील आएगा, तो यहाँ पे भी तो ये कॉर्नर है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे भी ये एंड है, तो यहाँ पे भी कोई आएगा, यहाँ पे भी एंड है, तो यहाँ पे भी कॉर्नर स्टील आएगी, बट इस पॉइंट पे कोई कॉर्नर स्टील नहीं आएगी। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ पे कंटिन्यूअस होता है, यहाँ पे ये स्लैब जो है ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस स्लैब होने के कारण यहाँ कॉर्नर स्टील की जरूरत नहीं है। यहाँ एक्चुअली टेंशन कंप्रेशन ही वो एक जैसा ही सिस्टम बनाएगा, कंप्रेसिव कंप्रेसिव हो रहा होगा। तो जितने भी ये पोर्शन है, ये वाला कंटिन्यूअस पोर्शन, ये वाला कंटिन्यूअस पोर्शन, इसके चारों तरफ स्लैब है, तो यहाँ कोई कॉर्नर स्टील देने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉर्नर स्टील कहाँ कहाँ जाएगी, वो जाएगी इस टाइप के डायग्राम में। तो जितने भी नॉन कंटिन्यूअस पॉइंट्स हैं उन सब पे आपको कॉर्नर स्टील देनी पड़ेगी, और जो कंटिन्यूअस एजेस हैं स्लैब के, वहाँ पे कोई कॉर्नर स्टील की ज़रूरत नहीं है। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने अच्छे से डायग्राम बना के आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की, और पहले मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं बनाया था। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉर्नर स्टील समझाने के बाद बना दी है, ताकि आप समझ जाएं कि हाँ कॉर्नर्स पे देनी होती है। अब क्या है, सबसे पहले हमने टू वे स्लैब के बारे में पढ़ा, और जो डिज़ाइन कंसेप्ट था वो WSM पे था। तो कुछ थ्योरीज थी जो WSM पे स्टार्ट हुई, बट बाद में वो LSM में भी कवर अप की गई हैं या उन्हें यूटिलाइज किया गया है। सो ऑल द WSM में था सिंपली सपोर्टेड के लिए, जैसे लिखा है मूवमेंट्स इन टू वे स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल सपोर्ट्स। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए WSM के अकॉर्डिंग एक थ्योरी डेवलप की गई थी। ऑब्वियसली इस थ्योरी को बाद में यूज़ किया गया है, बट फॉर नाउ सी इट एज WSM थ्योरी, और थ्योरी का नाम है रैंकाइन ग्रासॉफ थ्योरी। इसने क्या बोला, कॉर्नर्स नॉट हेल्ड इन पोजीशन नॉट रिस्ट्रेंड, यानी कि कॉर्नर्स फ्री हैं, वो लिफ्ट अप हो सकते हैं, कॉर्नर्स लिफ्ट अप करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, अगर सर कॉर्नर लिफ्ट अप कर रहे हैं और टोटल लोड W किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ऑन स्लैब, इट कैन बी सीन एज अ सम ऑफ टू लोड्स WX WY डायरेक्शन में। कैसे, ये स्लैब है जिसके कॉर्नर्स बिल्कुल भी रिस्ट्रेंड नहीं हैं, इनको जब चाहो आप उठा सकते हैं, अंडर लोड कॉर्नर्स उठ सकते हैं। तो इसके अंदर हम कह रहे हैं कि जो ये टोटल लोड है ओवरऑल स्लैब पे, इसको दो एक्सेस के अकॉर्डिंग तोड़ देते हैं, WX WY। तो मैंने लिख दिया उसको सम एज WX एंड WY, ठीक है। तो हम लेते हैं यूनिट विड्थ, यूनिट विड्थ मतलब 1 मीटर, यानी कि 1000 mm। वो देखो यहाँ पे रेड कलर से आपको दिख रही है, एक्स के लिए और वाई एक्सिस के लिए। सो जो सेंट्रल पॉइंट की जो यहाँ पे स्ट्रिप्स हैं, ये स्ट्रिप्स जो ली गई हैं सेंटर पे ली गई हैं, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, तो सेंटर पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होने वाला है, तो ये जो स्ट्रिप लूँगा मैं, ये एक तरीके से एक छोटी सी बीम है, हम समझ ही चुके हैं अब, क्योंकि जो यूडीएल है, ये छोटा सा पोर्शन जो है, इसके ऊपर यूडीएल मान के, बीम जैसा मान के, जो उसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, सेंट्रल डिफ्लेक्शन अंडर यूडीएल लगा सकता हूँ। तो मैं कहूँगा जो ये एक्स एक्सिस में मैंने स्ट्रिप मानी और जो वाई एक्सिस में स्ट्रिप मानी, जो सेंट्रल पॉइंट है इसका डिफ्लेक्शन एक्स वाली स्ट्रिप और वाई वाली स्ट्रिप दोनों के लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए, तो
हम इक्वेट कर देते हैं दोनों की डिफ्लेक्शन को, जो सेंट्रल पॉइंट डिफ्लेक्शन है। तो 5/384 WL रेस्ट पावर 4 बाई EI होना चाहिए। तो यहाँ WX LX रेस्ट पावर 4 WI LY रेस्ट पावर 4 करके हमने लिख दिया। अब सब कुछ जो कैंसिल वगैरह करना है तो हमें क्या मिल गया, WX L रेस्ट पावर 4 WI L रेस्ट पावर 4। अब इसके दो तरीके हो सकते थे सॉल्व करने के, वो दोनों मैंने आपको यहाँ अच्छे से दिखाए हैं। या तो आप WX की टर्म में कन्वर्ट कर लो, या W को WY की टर्म में कन्वर्ट कर लो। एक काम आप कर सकते हो। तो सबसे पहले WX लेते हैं, लेफ्ट साइड वाला है। तो WX मैंने ले लिया। इसके बाद मुझे पता चल गया WX ये है, और हमें पता है जो ओवरऑल UDL है, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को जो एरियल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसकी टर्म्स में हमने ब्रेक किया X और Y एक्सिस में। तो मैंने WX की जगह रख दी ये वैल्यू, ठीक है। WY कॉमन ले लिया, तो LY रेस्ट पावर डिवाइडेड बाय LX रेस्ट पावर 4 + 1 बन गया। सिमिलरली हम WY की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। WY को WX की फॉर्म में रख दिया, WX कॉमन ले लिया, वी गॉट दिस थिंग कि WY जो है वो क्या होगा, W डिवाइडेड बाय दिस थिंग, और WX क्या होगा, W इंटू दिस थिंग डिवाइडेड बाय द सेम रेशियो। तो ये जो चीज़ है ये कैसे आई, इसका कंसेप्ट समझा दिया आपको। इसमें से कुछ नहीं रटना है, ये निकाल भी सकते हो यार ऑन द स्पॉट। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर हार्डली क्वेश्चन दिखता है, मतलब कभी कभार 25 साल में या 30 साल में पूछा गया हो। बस इतना पता रखना कि कैसे आया है। उसमें वो वर्ड्स में पूछ लेते हैं कि सेंट्रल डिफ्लेक्शन एक जैसा हुआ, थ्योरी का नाम क्या है, जिसके अंदर कोई भी कॉर्नर्स जो हैं वो हेल्ड डाउन पोजीशन में नहीं। तो थ्योरी का नाम है रैंकाइन-ग्रासॉफ थ्योरी। एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन तो याद रखो। वैसे मैं जितना भी पढ़ाता हूँ यहाँ पे वो एक एक वर्ड आप याद रख रहे हो, तो आप कभी कुछ भी चीज़ मिस नहीं करोगे पेपर में, चाहे कहीं से भी आए। चलो अब इसके ऊपर एक कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन हमें ये पता है कि अब ये हमने जो स्ट्रिप मानी थी WX में, तो उसका मूवमेंट क्या होगा बीम की यूनिट मीटर विड्थ के लिए, WX L²/8, L क्या हो गया LX²। तो हमने जो WX की वैल्यू है यहाँ रख दी, और जो ये पूरा पोर्शन था जो LX LY रेस्ट पावर 4 वाला था, इसको कह दिया βx, रख दिया। मोमेंट एक्सिस βx W देखो यहाँ WX नहीं है, उसको W में कन्वर्ट कर लिया हमने, W LX रेस्ट का स्क्वायर। तो आपको जो फॉर्मूला देखने को मिलेगा रैंकाइन-ग्रासॉफ थ्योरी के नाम से, वो यही वाला मिलेगा जिसमें βx से मल्टीप्लाई हो रखा होगा। तो समझ जाना βx मतलब mx। सिमिलरली आप यहाँ आ जाओ, W/LY² 8, तो 1/8 W इंटू दिस थिंग। अब आप क्या से देख रहे हैं कि ये है LY को हटाना है, LX हमारा क्या था, डिज़ाइन स्पेन रहा है। हम यही तो बोलते हैं डिज़ाइन स्पेन क्या है, शॉर्टर स्पेन है स्लैब्स के अंदर। तो यहाँ पे उसको LX में कन्वर्ट कर देते हैं। LX² से किया मल्टीप्लाई, LX² से कर दिया डिवाइड, तो LX² ये क्या बन गया, सेम रेशियो टाइप बन गया। उस रेशियो को हटाया, x की फॉर्म में लिख दिया, उसको कह दिया, इस पूरे सिस्टम को हमने कह दिया W को छोड़ के βy, βy W LX²। तो ये आपको वो पूछ सकता है कि कौन सा रैंकाइन-ग्रासॉफ थ्योरी है फॉर कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन, उसके मेन फॉर्मूले ये हैं। अब इसके बाद आपको मूवमेंट पता चल गया mx डायरेक्शन में, my डायरेक्शन में। जैसे हमने वन वे स्लैब को फॉलो किया था, सेम टू सेम डिज़ाइन स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी यूजिंग द गिवन ये रैंकाइन-ग्रासॉफ थ्योरी। अब इसके बाद चैन नहीं पड़ा लोगों को, जैसे कि मार्कस जैसे लोग आए, मार्कस ने कहा ये क्या बकवास है, हम तो यार सपोर्ट में तो थोड़ा अटैच करेंगे, नहीं तो ऐसे तो कभी स्लिप होकर गिर जाएगी हमारी स्लैब, और बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा तो सीमेंट जोड़ेगा या आपस में करें तो क्या करें। तो उसने मार्कस ने थोड़ा अपडेट किया रैंकाइन-ग्रासॉफ मेथड को। उसने क्या नमूनापंती की, आओ वो देखते हैं। उसने बोला मैं तो भाई सीधा बोलता हूँ कि हमारा जो कॉर्नर्स हो गए दे आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड डाउन। कॉर्नर्स को हमें हेल्ड डाउन करके रखना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन एट ऑल। ओके सर, नो प्रॉब्लम, रखेंगे। रखोगे तो ऊपर रैंकाइन-ग्रासॉफ जो मेथड है वो अप्लाई नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कुछ उसमें एडिशन या कुछ एडिटिंग कर दें अपन कि वो हेल्ड डाउन पोजीशन के लिए भी हो जाए। तो ये काम किसने किया, मार्कस ने किया। मार्कस ने एक करेक्शन फैक्टर दे दिया।
जो कि ऊपर गिवन इक्वेशन के होता है। और करेक्शन फैक्टर को मैंने यहाँ सी से डिनोट किया, दैट इज 1 माइनस 5/6 आर स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर 4। और आर क्या है? स्पैन रेशियोज LY/LX, समझ गए। और इसने करेक्शन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया MX MY में। देखो मार्कस ने एक करेक्शन फैक्टर उठाया और दूसरे की थ्योरी अपने आप में कंज्यूम कर ली। तो ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि हम रियलिटी में एक कॉर्नर स्टील देते हैं, और कॉर्नर स्टील देंगे तो ही तो क्रैक से बचेंगे, ठीक है ना। तो क्रैक से बचाने के लिए कॉर्नर स्टील दी, यानी कि हेल्ड डाउन पोजीशन में चले गए, एंड हमारा करेक्शन फैक्टर लग गया। अब आपका सवाल ये होना चाहिए सर कि जो ये ऊपर वाली जो रैंकाइन-ग्रासॉफ मेथड है, इसका कोई ड्रॉबैक था क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल यार, इसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ड्रॉबैक है जो हमेशा से ही क्वेश्चन में रहा। वो ये था कि अगर आपने डिफ्लेक्शन निकाला है यूजिंग स्ट्रिप एट सेंटर, वो जो आपने अप्रोक्सीमेशन लिया वो बहुत ही मतलब अप्रोक्सीमेट है, वो एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? अप्रोक्सीमेट मेथड लगा के स्लैब को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि रैंकाइन ग्रासॉफ मेथड का ड्रॉबैक क्या था, तो आपको कहना है कि वो जो डिफ्लेक्शन निकालता है यूज़ करके स्ट्रिप्स को एट सेंटर, वो बहुत ही रफ अप्रोक्सीमेशन है। तो यहाँ पे लिख भी लो, ये ड्रॉबैक है। आप ज़रूर लिखना इसको अलग से मार्क करके, मैं तो फिर भी समझा रहा हूँ यहाँ पे, बट आपको अलग मार्क करके अपने नोटबुक में लिखना है। सो इस ड्रॉबैक को ऑब्वियसली अगर ये ड्रॉबैक किसका है, ये रैंकाइन ग्रासॉफ मेथड का है, तो आप कितना ही करेक्शन फैक्टर लगा लो, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इसमें भी दिखेगा ही थोड़ा सा। बिल्कुल सही कहा यार। तब इसके बाद एक और मेथड आया, जो स्क्रीन पे थर्ड दिख रहा है, उससे वैसे तो पिजेड्स मेथड पढ़ूंगा मैं एज इंग्लिश। अब कोई कहता है फ्रेंच वर्ड भी है, वो पिजें ऐसे, वो मेरे पे मत जाओ, जो भी दिख रहा है पिजेड्स मेथड बोलते हैं। तो उसने करेक्शन फैक्टर दिए अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग, यानी कि सबसे पहले रैंकाइन ग्रासॉफ आया, मार्कस ने सिंपल एक करेक्शन फैक्टर दिया दोनों के लिए, पिजेड्स ने दोनों के लिए अलग अलग करेक्शन फैक्टर दे दिए, और उसके बाद आप इन करेक्शन फैक्टर की वैल्यू उनकी टेबल से रीड कर सकते थे। इन सब का लेना देना सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर में टिक करने के लिए कि कौन से मेथड से टू वे स्लैब का डिज़ाइन किया जा सकता है WSM में आज भी, या यूँ बताने के लिए कि कौन कौन से मेथड थे जिनसे LSM का हम आज जो ये IS मेथड है इस पे पहुँचे। तो ये तीन मेथड का बस नाम याद रख लो, बस इतना याद रख लो, करेक्शन फैक्टर एक में सिमिलर था और पिजेड्स में दोनों का अलग अलग था। इतना मोर देन सफिशिएंट है। IS कोड मेथड अपने आप में बहुत बड़ा है, काफ़ी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपका कुछ भी कंसेप्ट जो है वो ख़राब ना हो, अच्छे से सब कुछ बिल्डअप हो जाए और सिर्फ आपको उसे अप्लाई करना हो। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल अब डेडिकेटेड लेक्चर बनाऊंगा। इसे हम बेसिक कहेंगे कि बेसिक मेथड्स ऑफ स्लैब डिज़ाइन, और IS कोड मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो टिल देन stay tuned, keep revising, keep sharing this video. If you haven't subscribed this channel yet, subscribe this channel. और अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी है, you can mention it in the comment section below. और आप इसको शेयर करो ताकि मैं और मोटिवेट हूँ, उसको फैलाओ, अच्छे से काम हो और हम आगे बढ़ते रहें। सो टिल देन करते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल।